तो इस देश के समाजवादियों और कांग्रेसियों और वामपंथियों का एक मंच पर आना बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज़रूरी खबर है। जैसा मैंने कहा, झारखंड, बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में सामाजिक न्याय की ताकतें एक बड़ी ताकत हैं और ये अगर मुद्दा बनाने में कामयाब रहीं, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को ज़ोर का झटका लगेगा, चाहे वो धीरे से लगे। 2023-24 के भारत में जाति जनगणना उनकी सांप्रदायिक राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। वहाँ पे केवल कांग्रेस के लोग नहीं थे, वहाँ पे मुझे सेना भर्ती में जाने वाले लड़के दिखे, काफी यंग एज के, 20 साल के, 21 साल के लड़के। मैंने बोला आप लोग यहाँ पे क्यों हैं, ये तो कांग्रेस का है। उन्होंने बोला तो हम जाएं कहाँ, हम 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया हमें दिखाता नहीं है, भाजपा तो हमें बिल्कुल एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है, तो हम कहाँ जाएंगे, जो हमारी बात कर रहा है उसके पास न जाएंगे। और यही किसानों के साथ हो रहा है। अब देखिए लोग कह रहे हैं कांग्रेस क्यों इनकी तारीफ कर रही है, क्यों इनके साथ खड़ी, इसका मतलब स्पॉन्सर कर रही है। मुद्दे उठाने हो तो हम कहाँ जाएंगे, जो हमारा साथ दे रहा है उसके पास, या फिर जो हमारे ऊपर गोली चलवा रहा है उसके पास। तो राहुल, तेजस्वी, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव, मैं इन चेहरों को मुद्दों के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने मानता हूं। अगर जमीनी समीकरण साध ले गए तो अभी भी बहुत कुछ उत्तर भारत में होना बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज की न्यूज रूम चर्चा में विषय तमाम है। विषय यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सामाजिक न्याय के जो मुद्दे हैं वो कितना अहम भूमिका निभाएंगे। विषय यह भी है कि कांग्रेस का जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है वो यूपी में कितना असर डालेगा। और विषय यह भी है कि किसान आंदोलन में पिछले किसान नेताओं की दल बदली से क्या असर पड़ेगा। आज की इस न्यूज रूम चर्चा में इन्हीं मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ निवेदिता हैं, पंकज सर हैं और एक खास मेहमान है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, उनसे भी बात करेंगे। पहला सवाल लक्ष्मण सर आपसे ही शुरू करेंगे। 2024 के चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है, गठबंधन की भी खबर आ गई है। जो 17 सीटें दी गई हैं उनमें एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि वो तमाम सीटें इतने प्लान तरीके से दी गई कि उनमें से कहीं से भी कांग्रेस की जीत नजर नहीं आ रही है। इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, एक दावा तो बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है कि 80 की 80 सीटें ये लोग हार रहे हैं। तो दावों का एक राजनीतिक आधार होता है, उसको परिणाम तक का इंतज़ार करना चाहिए कि उसका क्या होगा। लेकिन फिलहाल अगर ये गठबंधन न होता तो बीजेपी का दावा भारी पड़ता। सब अकेले लड़ते तो सब सीटें हारते, अधिकांशतः हार जाते। लेकिन ये कहना कि वो 17 सीटें ऐसी हैं, मुझे लग रहा है कि दोनों दलों के बीच जो समझौता हुआ होगा, उसमें अगर समझौता पूरा हो गया है, लोग इस बात पर सहमत हो गए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तो मुझे लग रहा है कि दोनों पक्ष इस बात से सहमत होंगे कि नहीं, इन सीटों पर लड़ना होगा। बाकी राजनीति में गठबंधन है, 2 दल होते हैं तो सब में कुछ न कुछ टकराव होता है। टकराव सीटों को लेकर होता है। लेकिन अगर आप इन सीटों पर देखेंगे तो चाहे वो अमरोहा की सीट हो, चाहे वो बनारस की सीट हो, चाहे महाराजगंज की सीट हो, इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिसको खुद समाजवादी पार्टी चाहती थी कि वो लड़े। कई सीटें ऐसी हैं जिस पे कांग्रेस चाहती थी कि वो लड़े। तो ये होता है, मतलब मुझे लग रहा है कि अब इस बात का दावा करना कि नहीं वो सारी सीटें कांग्रेस हार जाएगी या सपा ही बाकी सीटें हार जाएगी, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन अच्छा ये हुआ है कि गठबंधन हो गया, जीतने की गुंजाइशें बढ़ जाएंगी। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस गठबंधन को कितना वोट ट्रांसफर होने तक, उम्मीदवारों की कितनी जल्दी लिस्ट आ जाए उससे और उनकी तैयारी से, इससे निर्भर करेगा कि वो कितनी सीटें जीतते हैं। एक और बात की समाजवादी पार्टी का इतिहास देखें और पिछले कुछ चुनाव का चरित्र देखें तो कोई भी गठबंधन जो है वो कभी टिकाऊ नहीं रहा है और कोई भी खुश होकर नहीं लौटा है। चाहे वो राजभर का नाम ले लें, चाहे जयंत का नाम ले लें। जयंत ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि 7 सीटें तो दे रहे थे, 4 पे उम्मीदवार अपने खड़े कर रहे थे पिछले दरवाजे से। इसके अलावा आप मायावती के साथ भी उनका गठबंधन देखें तो वो भी नहीं टिकता है। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन होगा, क्या इसमें ये गुंजाइश दिख रही है कि टिक पाएगा? बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, कैसे समझौता हुआ और कितना लंबा दिखता है गठबंधन? पता नहीं, ये वाला सवाल तो एकदम सपा के प्रवक्ता वाला सवाल है और मैं इसका कितना सटीक जवाब दूं, इसका बेहतर जवाब समाजवादी पार्टी के लोग दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक विश्लेषक की भूमिका में अगर इसका आप इस सवाल को टैकल किया जाए तो वो ये होगा कि गठबंधन कौन निभा पाता है। एक तो क्षेत्रीय दलों की अपनी एक सीमा होती है, उनका दायरा एक सीमित दायरे में वो होते हैं और उस तमाम सीमाओं और गुंजाइशों के बीच गठबंधन की कोशिश करते हैं। इस सवाल को अगर मैं पलट दूं
तो 2017 में सपा और बसपा इसका कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और 2024 में फिर से गठबंधन हो गया। तो फिर तो आपके सवाल के उलट चला गया ये कि गठबंधन तो फिर से हो गया उसी कांग्रेस से। दूसरी बात ये कि चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, वो बीजेपी से निकल करके सपा के पास आए थे और पूरी मेहनत की थी। दोनों ने उस गठबंधन को निभाया, चाहे वो राजभर हो चाहे वो अखिलेश यादव हो, और सबके मन में ये था कि 22 में सपा की सरकार बन सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो बिल्कुल ऐन मौके पर आए। ये भी एक बड़ी चीज होती है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन अब वो लोग जो दारा सिंह चौहान उसी समय आए, विधायक बन गए, विधायकी छोड़ करके गए चुनाव लड़ने और सीट हार गए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी पार्टियां, जैसे इस गठबंधन में एक बड़ा भाई और छोटा भाई न चाहते हुए भी हो जाता है। तो यूपी में समाजवादी पार्टी के पास वो है। गठबंधन को संभाल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जयंत चौधरी के आरोप की अगर बात करें तो आज तक जयंत चौधरी का पता नहीं दिल कैसे मोदी जी ने जीता है कि उनके दिल मिल नहीं रहे हैं, और वो एक ट्वीट आ जाता है कि भाई सरदार कोई है तो उसको खालिस्तानी कहना ये बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि सीट फाइनल नहीं हुई अभी तक। भाई आपको यूपी में कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर मिलेगा, राज्यसभा कितनी मिली, आपका कैबिनेट मंत्री कौन होगा, और 7 सीटें अगर सपा दे रही थी, ये एक टैक्टिस होती है। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो चुनाव लड़ी थी उसमें से भी कई कैंडिडेट सपा के थे, कई और कैंडिडेट होते हैं जो इनकी तरफ होते हैं। कि जब जो मध्य प्रदेश में हो रहा था, मध्य प्रदेश में ये कोशिश कांग्रेस ने भी की कि भाई कोई ऐसा कैंडिडेट हो, अच्छा आपका कैंडिडेट है हमारे सिंबल पर लड़ेगा, हमारा कैंडिडेट हो आपके सिंबल पर लड़ेगा, ताकि चुनाव के बाद वो जो आना जाना हो जाता है खरीद फरोख्त वाला, उसको रोका जा सके। ये एक टैक्टिस होती है। 3 सीटें या 4 सीटें फिर भी जयंत चौधरी को मिल रही थी। अभी तक तय नहीं हुआ कि एनडीए ने 2 दिया है कि 1 दिया है, और फिर भी इस पर टीवी डिबेट में कोई बात नहीं हो रही है। अखिलेश ने तो 7 दे दिया था। अच्छा 4 सीटें वो अपने कैंडिडेट लड़ा रहे थे, आप बात करते लड़ते, हो सकता है 1-2 कम हो जाती। अच्छा कांग्रेस और सपा में गठबंधन कोई सहज रूप से तो नहीं हो गया ना, बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारे मतभेद हुए, दोनों तरफ से मीडिया में खबरें चलने लगी कि अब टूटा कि तब टूटा, फाइनली हो गया। यानी दोनों दल चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए, तो थोड़ा 19-20 से जा करके गठबंधन कर लिया गया। ये एक नीतीश कुमार सिंड्रोम टाइप का है कि हम मोदी को हराने के लिए सबको एक करना चाह रहे थे, और नहीं हो गए तो मोदी से ही मिल लेंगे। तो जयंत चौधरी हो या ओम प्रकाश राजभर हो, इन लोगों को तो पहले इसका जवाब देना पड़ेगा। अब राजभर जी का क्या करेंगे? अब आचार संहिता लगने वाली है और मंत्री नहीं बने जिसके लिए वो गए थे वहां पर। अब वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलते कि जो सपा में रहते हुए बोलते थे। पूरा क्रांतिकारी भाषण अब खत्म हो गया है। ये जो राजनीति है इसको भी क्षेत्रीय दल समझता है, वो अपनी सीमा से ज्यादा बाहर जाकर के नहीं वो कर सकता। फिर भी मेरा मानना है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन निभाने में कोई कोशिश, अब बसपा के साथ गठबंधन देख लीजिए, शर्तें किसकी थी? बहुजन समाज पार्टी की। सारी अच्छी सीटें या जो भी विनिंग कॉम्बिनेशन हो, उनमें सारे तो बीजेपी बीएसपी के पक्ष में था। 5 सीटें 14 में इनके पास थी, 5 ही 19 में रही। 0 से 19 में 10 पहुंच गई बसपा। आज की तारीख में उनके सारे जीते हुए एमपीज भाग रहे हैं। कोई कांग्रेस से टिकट मांग रहा है, कोई सपा से मांग रहा है, कोई और कहीं जा रहा है। ये जो गठबंधन तोड़ा किसने? मायावती जी ने। उन्होंने घोषणा कर दी, अखिलेश जी ने तो एक भी बार कोई टिप्पणी नहीं की। जयंत चौधरी छोड़कर चले गए, अभी तक कोई टिप्पणी नहीं हुई है। मुझे लग रहा है कि जैसे बड़े नेता हों, उन लोगों को 2 चीजें होती हैं कि एक सीमा तक तो वो रोकना चाहते हैं अपने दोस्तों को, साथियों को, और जो कि जरूरी भी है, लेकिन उसके बाद आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ईडी से आप नहीं बचा सकते, सीबीआई से आप नहीं बचा सकते क्योंकि आप विपक्ष में हैं, और बहुत मलाई आप रेवड़ी बांट नहीं सकते। तो इन सीमाओं के साथ किसी क्षेत्रीय दल की राजनीति का मूल्यांकन होना चाहिए, और उसमें फिर वो क्या कमी कर रहा है, क्या अच्छाई कर रहा है, इसका विश्लेषण। पंकज जी, एक सवाल और बनता है कि जब गठबंधन होता है, लोग आते हैं जाते हैं, इस बीच में जो सामाजिक न्याय के मुद्दे रखे गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन मुद्दों पे लड़ा जाएगा, क्या वो मुद्दे कमजोर होंगे? जैसे जयंत भूतपूर्व किसान नेता थे, अब नए नए संघी हो रहे हैं, इसके अलावा राजभर की भी बात की गई। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या मुद्दे रहेंगे 2024 में कांग्रेस और सपा के मिले जुले, जिससे बीजेपी यूपी में थोड़ा कमजोर हो? हालांकि अभी ऐसी दिख नहीं रही है, इसकी वजह क्या रहेगी? देखिए, पहली बात तो जिस तरह मीडिया इस गठबंधन पर संदेश जता रहा था और नहीं हो पाएगा और टूट जाएगा, ये अपने आप में बताता है कि इस गठबंधन को लेकर मीडिया और उसके पीछे खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कितनी चिंता है, ये हकीकत है। इसलिए ये गठबंधन, इसका क्या परिणाम होगा, जाहिर है हम सब भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है,
क्योंकि देखिए झारखंड में गठबंधन है, बिहार में शानदार गठबंधन है, और जिस तरह से तेजस्वी यादव के पक्ष में इस समय लहर उमड़ी हुई है, आप सड़कों पर देख सकते हैं। वो लग रहा है कि नीतीश कुमार का जाना एक वहां पर बहुत ही चुटकुले की तरह अब हो गया है। तो झारखंड, बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश, इसमें आप देखें तो राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा है, न्याय यात्रा, उसमें वो जो मुद्दे उठा रहे थे, अचानक वो फोर फ्रंट में आ जाए। चाहे वो जाति जनगणना का प्रश्न हो, चाहे वो जो रिजर्वेशन कैप को 50% से हटाने का प्रश्न हो, चाहे वो जिस तरह से रोजगार के मुद्दे पर, यानी बेरोजगारी इस समय 45 साल की सबसे उच्चतम दर है इस समय, वो भी इसलिए कि पूर्व 46 साल का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो 45 साल की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी इस समय है। जिस तरह नौजवान परेशान है, और राहुल गांधी की इस पूरी यूपी में जहां कांग्रेस को हम बहुत कमजोर समझते हैं, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कानपुर हो, जिस तरह नौजवानों की भीड़ उमड़ी है, वो बता रहा है कि सतह के नीचे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आना चाहती थी उस पर भारी पड़ सकते हैं। यानी अगर रोजगार का सवाल, जाति जनगणना का प्रश्न अगर महत्वपूर्ण बना, तो फिर ये कौन है, किसके साथ है राजभर, ये मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि राजभर नौजवानों की भी तो आकांक्षा है कि वो ज्यादा आगे जाएं। दूसरा, इस समय किसान आंदोलन में पहली शहादत हो गई है, हम लोगों ने देखा, और उसके बाद देश में जिस तरह से किसानों को लेकर या किसान संगठनों को में जिस तरह से प्रतिक्रिया है, वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और खास तौर पर राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी कांग्रेस की सरकार बनने पर, या मतलब जो ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम देंगे, तो एक बड़ा आश्वासन है। यानी दो तरह के मुद्दे अब जनता के सामने होंगे। और समाजवादियों का अगर आप देखें तो कांग्रेस के साथ बड़ा एक ऐतिहासिक रिश्ता है। कांग्रेस के अंदर रहते हुए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसमें लोहिया जी, जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, वो सारे लोग थे जिन्होंने इस देश में समाजवादी आंदोलन को कांग्रेस से बाहर आकर 1948 में इसलिए शुरू किया कि उन्हें लगता था कि कांग्रेस उस तेजी से समाजवादी नीतियों को लागू नहीं कर पा रही है जितना वो चाहते हैं। तो वो बाहर आए, और उन्होंने कांग्रेस से इसलिए लड़ाई लड़ी कि जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण होकर आए। लोहिया जी ने नारा दिया कि 100 में पाए पिछड़े 60, ये नारा लोहिया जी का था। तो समाजवादियों और कांग्रेस के बीच जो तनाव, अंतर, द्वंद्व था, वो भारतीय लोकतंत्र को ज्यादा परिपक्व, ज्यादा समावेशी और सामाजिक न्याय के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए था। आज लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र पे है, आरएसएस केंद्र पे है, जो इस पूरे सामाजिक न्याय के चक्र को उलट देना चाहती है, तो सभी समाजवादियों का ये फर्ज है कि वो खास तौर पर जब भारत के संविधान पर खतरा उत्पन्न हो गया है, उस समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के बुनियादी प्रस्तावना पर जब एक खतरा उत्पन्न हो गया, तो फिर वो कांग्रेस के साथ मिले। कांग्रेस के साथ आजादी के आंदोलन में वामपंथी भी थे, समाजवादी भी थे, दक्षिणपंथियों का भी एक बड़ा तबका था, लेकिन सांप्रदायिक ताकतें अलग थी। हिंदू महासभा के जरिए, आरएसएस के जरिए वो अलग थी। कांग्रेस कि आज जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज़ादी पे हमारे खतरा है, संविधान पर खतरा है, तो इस देश के समाजवादियों और कांग्रेसियों और वामपंथियों का एक मंच पर आना बहुत बड़ी खबर है, बहुत जरूरी खबर है। जैसा मैंने कहा, झारखंड, बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये तीन राज्यों में सामाजिक न्याय की ताकतें एक बड़ी ताकत हैं, और ये अगर मुद्दा बनाने में कामयाब रही तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लगेगा, चाहे वो धीरे से लगे। निवेदिता, मेरा एक सवाल ये है कि पिछली बार जब अखिलेश जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, एक बस निकली, एक गाना बहुत फेमस हुआ कि जनता पुकारती अखिलेश आइए। राहुल गांधी भी एक उसी तरीके की यात्रा लेकर के जा रहे हैं। राहुल गांधी मंच पर युवाओं को उठा रहे हैं जो भर्ती से परेशान हैं। अखिलेश भी इसी तरीके से किसी भी एक व्यक्ति को सहज उठा लेते थे अपनी बस पे और उसके विषय पे बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी जहां स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट है, और ये दोनों पार्टी जो जमीन से जुड़े लोगों को उठा के एक नया नैरेटिव सेट कर रही हैं, ये क्या कामगर साबित होता दिख रहा है? जी देखिए, चुनावों को लेकर के हमें इस समय इसलिए भी नहीं बात करनी चाहिए कि चुनाव में इसका असर दिखेगा नहीं, क्योंकि चुनाव किस तरह से हो रहे हैं देश में वो सबको पता है। चाहे ईवीएम की बात हो, पर्ची से हुआ वो भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि भाई ये जीता है, ये हारा है। यानी कि मतगणना से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनावों में तो अब कोर्ट को बताना पड़ रहा है, और लोकसभा में तो कोर्ट भी नहीं कुछ कर सकता है। लेकिन जहां तक बात है मुद्दों की, मुद्दे बनाम चेहरा ही इस समय है। आप अगर देखें इस समय न्याय की बात कौन कर रहा है, महिलाओं की बात कौन कर रहा है, पिछड़ों की बात कौन कर रहा है, राहुल गांधी। रोजगार की बात कौन कर रहा है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हाथरस में एक और रेप की घटना आई है, एक ही लड़की का 2-2 बार रेप किया गया। खबर में एक अखबार के किसी कोने में था, उस खबर को अखिलेश यादव ने सर कल या परसों ट्विटर पे लिखा कि हाथरस में फिर से इस तरह की घटना हो रही है। तो ये चेहरा बनाम मुद्दों की बात है, और मुद्दे बन रहे हैं। आप ये देखिए ना, आज ही अभी मैं गई थी, ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन था। वहां पे
केवल कांग्रेस के लोग नहीं थे वहां पे, मुझे सेना भर्ती में जाने वाले लड़के दिखे, काफी यंग एज के, 20 साल के, 21 साल के लड़के। मैंने बोला आप लोग यहाँ पे क्यों हैं, ये तो कांग्रेस का है। उन्होंने बोला तो हम जाएं कहाँ, हम 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया हमें दिखाता नहीं है, भाजपा तो हमें बिल्कुल एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है, तो हम कहाँ जाएंगे, जो हमारी बात कर रहा है उसके पास न जाएंगे। और यही किसानों के साथ हो रहा है। अब देखिए लोग कह रहे हैं कांग्रेस क्यों इनकी तारीफ कर रही है, क्यों इनके साथ खड़ी, इसका मतलब स्पॉन्सर कर रही है। मुद्दे उठाने हो तो हम कहाँ जाएंगे, जो हमारा साथ दे रहा है उसके पास, या फिर जो हमारे ऊपर गोली चलवा रहा है उसके पास। आज जिस लड़के से मैंने बात की राघव, वो कैमरे पर हमारे रोया है। हमारे कैमरा पर्सन सुमित ने जब वो तस्वीरें ली वो भी भावुक हो गए। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे दिलासा दूं। कह रहे कि मेरे दोस्त ने जहर खा लिया। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख लड़कों का आर्मी में पहले कहा गया भर्ती होगा, सब कुछ फाइनल हो गया। फिर अग्निपथ योजना आई, सरकार ने अग्निपथ योजना को सफल बनाने के लिए इन 1.5 लाख लड़कों को बोला कि आप लोगों को हम नौकरी नहीं देंगे। और ये आर्मी और एयरफोर्स में जाने वाले लड़के हैं जो सुबह 5 बजे से उठ करके मेहनत करते रहते हैं। वो रो रहे हैं, बोला मेरा दोस्त जहर खा लिया, मेरे घर वाले इतने गरीब हैं, मेरी बहनें हैं, मैं क्या करूंगा, मैं 3 साल से यहाँ प्रदर्शन कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा तो मैं घर वापस नहीं जाना चाहता हूँ, हाँ मेरी लाश चली जाए वो ठीक है। इस तरह के जब हालात हैं तो मुद्दे उठाने के लिए लोग उन्हीं के पास जाएंगे जो मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए सड़कों पे इस समय उतरे हुए हैं जितने भी, अभी ये पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के नाम पे कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और भाजपा की सरकार यूपी में क्या करती है, पत्रकारों को जेल में डलवाती है कि तुमने खबर कैसे चला दी, तुम पक्का मिले हुए हो, पेपर माफिया नहीं कुछ करेंगे ये तो। और क्योंकि अब चुनाव है भारत में, ये है क्योंकि हम धर्म है, जातियां है, विविधता है, तो ये लोग इसको ये कर रहे हैं कि नहीं नहीं इस समय तो धर्म पे, क्योंकि इंसान इमोशन में, और खासतौर से जो भारतीय जनता है वो धर्म और इमोशन में बह करके ही वोट देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्दे मर जाएंगे, मुद्दे बन रहे हैं। और इसी बात का डर है कि ईडी सीबीआई इतनी ज्यादा एक्टिव है इस समय। आप देखिए सत्यपाल मलिक के वहां छापा पड़ गया सीबीआई का। सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था, हाँ सत्यपाल मलिक ने कहा कि भाई देख सकते हैं आप पुलवामा में जो हुआ था उसमें सरकार की नाकामी है। जब तक दोस्त थे तब उनको बना दिया कि चलो गवर्नर बनो, और जब बोले कि नहीं नहीं यार तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर सीबीआई का छापा पड़ेगा, उस समय जब वो आदमी अस्पताल में है, जब बीमार है वो, तो ये इस समय क्योंकि डर है तो डर का कारण भी है। जो बुद्ध कहते थे दुख है तो दुख का कारण भी है, तो वही इस समय हो रहा है कि इतने ये डरे हुए हैं कि ईडी सीबीआई को एक्टिव कर दिया, हर जगह भेज रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि कैसा है इंडिया, गठबंधन कमजोर है, कुछ भरोसा नहीं है, क्या बात है ना कि इंडिया के पास ईडी और सीबीआई नाम का ग्लू नहीं है जो भाजपा के पूरे गठबंधन के पास है। लेकिन यहाँ पे मुद्दों की बात पे आ रहा है, और इस समय जो युवा नेता खास तौर से काम कर रहे हैं यूपी बिहार या फिर राहुल गांधी, ये इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। लक्ष्मण जी, एक बड़ा हास्यास्पद बयान था, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 ही तरीके की जात होती हैं, एक अमीर एक गरीब। 2019 के चुनाव में उनको ये जातियां नहीं याद थीं, तब उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी हूं और आप ओबीसी होने के नाते मुझे वोट दीजिए। जातिवार जनगणना का जो मसला है वो उत्तर प्रदेश में कितना अहम है, जब नीतीश बिहार में इसे करा चुके हैं, और प्रधानमंत्री का ये सुर्रा कि आप जाति भूलिए, अमीर और गरीब की लड़ाई है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या भाजपा इस मसले को दबा पाएगी, और जातिवार जनगणना का मुद्दा अहम क्यों है यूपी में? वो एक तो फैक्चुअली करेक्ट कर लिया जाए क्योंकि बात मोदी जी की है। 14 में उन्होंने ओबीसी खुद को बोला था और 19 तक आते आते वो ईबीसी हो गए थे, अति पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, पूरा बयान उनका ये है। तो गांव में हमारे यहाँ क्रिकेट जब बच्चे खेलते थे तो जब तक बल्ला हाथ में रहता था तब तक वो कहता था कि हम खेलेंगे, और जैसे ही वो आउट हो जाए वो कहे कि बाबूजी बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं, अपना बल्ला लेके जा रहे हैं। तो मोदी जी वही काम किए कि पहले तो वो गुजरात से एक बल्ला लेके आए, जब तक गुजरात में थे जाति याद नहीं आई, उन्होंने कभी जाति किसी को नहीं बताई, और जब 14 में आए तो ओबीसी बन गए, पूछा किसी ने नहीं। 19 में ईबीसी बन गए, डिग्री की तरह लगता है उनकी जाति भी अभी संदिग्ध है, जो कि कब खुद ही जब मुख्यमंत्री थे, अब तो पूरा देश जान गया कम से कम, तो वो एक फेक ओबीसी हैं। और मुझे लग रहा है कि इस बात को बहुत दमदारी से पहले उठाया था मायावती जी ने, जब वो लोग समझते थे गठबंधन नहीं होगा, और एक ही मंच पर मायावती और मुलायम दोनों बड़े नेता थे, तो उन्होंने कहा कि एक झूठा ओबीसी दिल्ली में कहता है कि वो ओबीसी है, ओबीसी का नेता मुलायम सिंह है, तो खैर वो गठबंधन टूट गया, एक बात है। तो वो वही वाली हाल है मोदी जी की। उनको लगा कि जाति एक ऐसी चीज है, धर्म और जाति, जिससे लोग इमोशनली जुड़े होते हैं, और इसका लाभ भी मोदी को मिला कि उनको बहुत सारे ओबीसी को वोट दिया गया उनको, और प्रधानमंत्री बने। आज की तारीख में जैसे ही जाति जनगणना का सवाल उठा, और ये नया सवाल नहीं है, ये बहुत अरसे से, जिस समाजवादी आंदोलन की बात अभी पंकज जी कर रहे थे, वो लड़ते झगड़ते भी अपनी एक वैचारिकी पर खड़ा था
जो मंडल आंदोलन में आगे आया, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट की शुरुआती पॉइंट ये हैं कि भाई हमें तो 1931 की जनगणना से काम चलाना पड़ रहा है, हम सर्वे और तमाम आंकड़े जुटा रहे हैं, लेकिन पहला काम करो कि जाति जनगणना कराओ। तो दोनों कमीशन जो ओबीसी के बने, चाहे वो काका कालेलकर कमीशन हो चाहे वो मंडल कमीशन हो, दोनों ने कहा कि कास्ट सेंसस कराना चाहिए ताकि लेटेस्ट आंकड़े आपके पास हों। वो नहीं हुआ। 1996-98 के बीच जब एक ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश को मिला था, लेकिन उसने अपनी जाति बताकर कभी वोट नहीं मांगा था, एचडी देवगौड़ा, उन्होंने अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया कि 2001 की जनगणना में जाति जनगणना होगी। और जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, पहली कैबिनेट में जो फैसले रद्द किए गए उनमें था जाति जनगणना नहीं होना। और गृह मंत्री थे उस समय लाल कृष्ण आडवाणी, उनसे जब बार बार पूछा गया कि भाई क्यों नहीं कराना चाह रहे, तो कहे जातिवाद बढ़ जाएगा, वही तर्क। उसके बाद एक में जनगणना नहीं हुई, 2010 में यूनानिमस डिसीजन हुआ, सारे लोग खुद इंक्लूडिंग बीजेपी, मरहूम गोपीनाथ मुंडे खड़े होकर के जाति जनगणना के पक्ष में इतने तेवर से बोल रहे थे कि समाजवादी लोगों को आश्चर्य है कि भाई गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के नेता और जाति जनगणना का समर्थन, हुकुमदेव नारायण यादव, पूरी बीजेपी साथ में है। वो उस समय बीजेपी और सबके चाहते पास भी हो गया, लेकिन थोड़ा सा खेल, चूंकि कांग्रेस पुराने समय में कुछ कुछ गलतियां की है, जैसे राहुल गांधी जी मानते भी है ना कि जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल हो चाहे जाति जनगणना हो, इस चीज की गलती का फायदा उठाया उन्होंने और जाति जनगणना, फिर भी जो सर्वे हुआ उसके आंकड़े नहीं जारी किए। अब 2023-24 के भारत में जाति जनगणना उनकी सांप्रदायिक राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं उत्तर भारत का सबसे बड़ा मुद्दा, दक्षिण भारत में तो वैसे भी बीजेपी नहीं है, पता नहीं ये देश में कैसे इस बात को लोग देखेंगे, मुझे नहीं पता। जहां जहां पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग ज्यादा हैं, वहां बीजेपी नहीं है। पता नहीं, मतलब दक्षिण भारत में मैं मानता हूं कि थोड़ा समझदारी होगी, क्योंकि बीजेपी को वोट नहीं देते, अब सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर भारत में ये जो बेल्ट पूरी, जिसे पता नहीं गोबर पट्टी कहें या क्या कहें, हमें उचित नहीं लगता ये शब्द, वहीं बीजेपी, गुजरात के बाद सबसे ज्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये जो मुद्दा है, और मैं खासकर 3 नौजवानों को इस समय भारतीय राजनीति में देख रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव बिहार में हो, और राहुल गांधी जिस तेवर के साथ पूरे देश में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो ये गठबंधन एक बात है, चुनाव जीते हारे वो अलग मुद्दा है। ये गठबंधन मुझे लग रहा है मुद्दों का हुआ है, और उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है। राहुल गांधी जैसा एक नेता जो इतनी ईमानदारी से कबूल करते हैं कि हाँ हमसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब हम जो भारत बनाना चाह रहे हैं उसमें ये गलती नहीं होने देंगे, जाति जनगणना करवाएंगे। बताओ कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं। ये तेवर मुझे लगता है गठबंधन के, राजनीतिक दलों के गठबंधन से ज्यादा मुद्दे का गठबंधन है। और आखिर में केवल एक बात जोड़ दूं कि आपने पूछा कि इसका असर कितना पड़ेगा। असर तो ये है साहब कि जब नीतीश जी गठबंधन में थे तेजस्वी के साथ, तो जब बिहार में जाति जनगणना हो गई, आंकड़े सार्वजनिक हो गए, तो अमित शाह जाकर के बिहार में क्रेडिट लेने गए कि जाति जनगणना तब हुई जब बीजेपी उनके साथ अलायंस में थी। तो मोदी जी और अमित शाह जी को ये बताना चाहिए कि जहां बीजेपी डायरेक्ट पार्टी में है, सरकार में है, वहां जाति जनगणना क्यों नहीं है। पड़ोसी है उत्तर प्रदेश, आपने एक लफ्ज सुना है योगी आदित्यनाथ के मुंह से कि वो जाति जनगणना की बात करते हैं? मना कर चुके हैं, सारे लोग मना कर, केंद्र सरकार मना कर चुकी है। 2018 में तब के गृह मंत्री, अब के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने बयान दिया कि 2021 में जनगणना होगी, जाति जनगणना होगी। कोविड आ गया, कोविड होने के बाद सारा काम हो गया, जनगणना क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जाति जनगणना का अब दबाव बन चुका है। और जातियां इस देश की हकीकत हैं, और हकीकत इसलिए है क्योंकि बीजेपी को भी गिनवाना पड़ा कि कितने ओबीसी हमने मुख्यमंत्री दिए, कैबिनेट मंत्री दिए, कितने वो दिए। और जब देश के लोग पूछ रहे हैं कि अच्छे प्रोफेसर कितने दिए, वाइस चांसलर कितने दिए, उद्योगपति कितने दिए, और जमीन कितने किसके पास है, इसके लिए जाति जनगणना चाहिए, इसका जवाब नहीं है। तो धर्म की सांप्रदायिक राजनीति के सामने, क्योंकि जाति जनगणना में दुश्मन मुसलमान नहीं बन पाएगा ना, दुश्मन तो घर के अंदर कोई दिख जाएगा कि अच्छा भाई ओवर रिप्रेजेंटेड कौन है। तो रिप्रेजेंटेशन, राहुल गांधी ने जिस दिन सदन में पूछा ना कि 90 में 3 कैबिनेट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो ओबीसी है। अखिलेश यादव ने विधानसभा में पूछा कि सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है अगर वो जाति जनगणना नहीं करा रहे तो। वो कल का ट्वीट देखिए, राहुल गांधी का तेवर आप देख ही रहे हैं पूरे देश में। अखिलेश यादव का ट्वीट गठबंधन के बाद पहला क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान,
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, और 90% वंचित शोषित को उनका हक दिलाने के लिए सब लोग एकजुट हो जाएं। वही 90% की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव का तो पूछना ही नहीं, उसने बिहार में जाति जनगणना कराई, नौकरी बांटी, जिसके पास जमीन नहीं थी उसको जमीन का पैसा मिला, 5-5 डेसिमल जमीन बांटना था, घर नहीं था। यानी एक झूठ फैलाया जाता है कि जाति जनगणना में केवल जातियां गिनी जाती हैं, नहीं, वो सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल जस्टिस का पूरा इशू है। इसलिए ये इतना बड़ा इशू है कि अगर ये उत्तर भारत में ये ठीक ढंग से ये गठबंधन के लोग जाति जनगणना को मुद्दा बना दिए तो यकीन मानिएगा कि 24 में आपको आश्चर्य होगा कि कुछ भी फेरबदल हो सकता है। और बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा, अगर ये ना होता तो नीतीश कुमार को अकेला शेर सब पर भारी, अब की बार 400 पार, तो नीतीश की क्या जरूरत थी, जयंत चौधरी की क्या जरूरत थी, राजभर को क्यों लिया? इसका मतलब कि वो जाति जनगणना जैसे मुद्दों को, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों से डरते हैं। और ये जो तीनों युवाओं का गठबंधन है, मैं झारखंड भी जोड़ लूं, अगर हेमंत सोरेन को जेल में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो इंसान 2 काम किया। उसने कहा हमारा धर्म तुम्हारा वाला नहीं, हमको सरना धर्म कोड चाहिए, आदिवासी आइडेंटिटी और जाति जनगणना का बिल पास कर दिया, रिजर्वेशन 77% कर दिया। उसको रोका कौन? बीजेपी। छत्तीसगढ़ में रोका कौन? बीजेपी। बिहार में कौन उसके खिलाफ गया? बीजेपी। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कर ही नहीं सकते, तो बिहार की राजनीति खत्म है। यूपी में आज भी योगी आदित्यनाथ इसको मना करते हैं, विरोध करते हैं। तो राहुल, तेजस्वी, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव, मैं इन चेहरों को मुद्दों के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने मानता हूं। अगर जमीनी समीकरण साध ले गए तो अभी भी बहुत कुछ उत्तर भारत में होना बाकी है। एक आखिरी सवाल और लूंगा। इस चुनाव में विपक्ष की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, उसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया से भी है। जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया एक ढाल बना हुआ है पूरा, भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दे बाजार में लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, उन्हें एक व्हाट्सएप करना है और दूसरे दिन वो मेन स्क्रीन पे चल जाएगा। मीडिया के इस चरित्र को कैसे देखते हैं, और लंबे समय बाद जब मीडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो इन लोगों को किस तरह से देखा जाएगा, और ये कितना घातक है एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए? अब देखिए, ये तो बहुत जग जाहिर बात हो गई है कि मीडिया की भूमिका आज की तारीख में क्या है। मेरे घर में एक टीवी हुआ करती थी जो 2014 के बाद हमारे भी घर वाले कुछ कुछ कहते थे कि अच्छा बोलता है, बढ़िया नेता है। अब वो सारी टीवी बंद हो गई, लोग सिनेमा देखते हैं उस पर, कहते हैं कितना बोलता है, सब झूठ बोलता है। मीडिया ने यह भी काम किया है। मीडिया में अब सोचिए ना, एक एंकर खड़ा होकर के कह रहा था कि वो सिग्नेचर किया जा रहा है बैलेट पेपर पर, बचाव उसका भी कर लिया, चिप वाले ने नहीं बचाव किया, जो 2000 की नोट में चिप था। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये सब गलत हुआ, रद्द करो चुनाव, और उसको कैंडिडेट को हटा दिया। क्या माफी मांगी उस एंकर ने? दो नहीं, वो दूसरा, वो जो गया हुआ है पाठशाला वाला, दोनों ही थे लगभग। सब वही हैं, नाम में क्या रखा है, काम सबका एक जैसा है। पहले के जमाने में टेलीविजन पर कोई खबर गलत चल जाती थी या अखबार में कोई गलत छप जाती थी कोई खबर, माफी मांगते थे अगले दिन की, पिछले दिनों मेरी गलती हो गई। अब कोई नहीं माफी मांगता, क्योंकि उसमें सच्ची खबर चली जाए तो माफी मांगेंगे। दैनिक जागरण ने एक बहुत बड़ी पोस्ट मेन पेपर पर छापी थी, सेना के जुड़ी हुई, सेना ने खंडन किया, दैनिक जागरण ने खंडन किया क्या? अब आखिरी बात, अमित शाह ने 2017 के चुनाव के समय, क्योंकि हम लोग यूपी संदर्भ में बात कर रहे हैं, अमित शाह ने खुद 17 के चुनाव के बारे में बात करते हुए कहा कि हमने 1-1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। एक झूठ हमने बोला कि जब झगड़ा हो रहा था समाजवादी पार्टी में तो मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव ने थप्पड़ मार दिया, और उन लाखों ग्रुप के जरिए वो बात ग्राउंड तक पहुंच गई। अगले दिन हमने कहा नहीं, वो गलती से निकल गया, थप्पड़ नहीं मारा था, वो खबर नहीं गई। अमित शाह ने बोला कि इसका फायदा हमें 2017 के चुनाव में हुआ, क्योंकि झूठ फैल चुका था और लोग ये बात कहने लगे कि जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों इस समय उनके हाथ में है। वो झूठ को इस तरह से फैला रहे हैं कि वो गांव तक पहुंच जाता है, और सच अब कौन देखना चाहता। मतलब अगर गांव में, दुनिया में डंका बज रहा है तो बज रहा है, झूठ चल रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि झूठ की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया से भरोसा लोगों का खो रहा है। हाँ, लेकिन अभी भी वो एक चुनौती तो निसंदेह बना हुआ है। इस चुनौती से विपक्षी दल तभी लड़ पाएंगे, अब जैसे राहुल गांधी उतर गए सड़क पर तो उतर गए, कितने दिन नहीं दिखाओगे? वो मुद्दे कहीं तो सोशल मीडिया से आएंगे ना, कि 6800 शिक्षक भर्ती का मामला राहुल गांधी ने उठाया तो उठाया। उन्होंने पूछा खड़े होकर कि बताओ ओबीसी मौर्या, दब के नहीं रहना, तू बब्बर शेर है, ऊपर बैठेगा।
इससे इससे कोई मौर्य या राजभर नेता थोड़ी इससे प्रभावित होगा। जो लड़का प्रभावित हो रहा है वो अपने नेता उसका वोट बेच के किसको बेच दे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप पूरी बात करिए। माफ मैं बस यही 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 कंक्लूड कर रहा हूं कि ये जो चीज है ना, तेजस्वी यादव अगर जन विश्वास यात्रा लेकर उतर गए सड़क पर तो कितने दिन नहीं दिखाओगे कि भीड़ का हुजूम आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में देखिएगा, जैसे ही ये प्रचार शुरू होगा और एक बस निकलेगी अखिलेश यादव की, साझा रैलियां शुरू होंगी। पहले तो मजाक उड़ाया ना 17 में यूपी के 2 लड़के, और वो तो बहुत सारी वजहें थी जिसकी वजह से चुनाव हार गए। लेकिन अभी की तारीख में मीडिया बहुत फिल्टर करने के बाद भी बात जा रही ना, किसान आंदोलन में क्या कर रहे हो तुम, वो दिख रहा है सारे लोगों को। वैसे ही सड़क पर मेहनत करना यही विकल्प है इस मीडिया से लड़ने का। आप मेहनत करेंगे तो आपकी बात जनता तक पहुंच जाएगी, ये मेरा भरोसा है। चीज जो है मैं वो ऐड करना चाहती हूँ। जैसे सर बोले थे क्या बात है जो उत्तर की जो पट्टी है, क्यों यहाँ पे मुद्दे नहीं बन पाते हैं। आप इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, एक रिपोर्ट है वो बहुत वायरल भी हुई थी कि कांवड़ लेकर के ढेर सारे लड़के निकल रहे हैं। रिपोर्टर कहता है कौन सी जात के हो तुम, क्या नाम है, तो कहता है कि ये यादव नाम है, ये मौर्य नाम है, ये कुमार नाम है। रिपोर्टर कहता है कि इतनी देर से मैं खड़ा हूं, एक भी ब्राह्मण का बेटा मुझे यहाँ नहीं दिखा है कांवड़ लेकर के सड़कों पे पैदल चलते हुए। तो ऐसे ही तो माहौल बनाया जाता है। जहां भी अशिक्षा होगी वहां पे धर्म और संप्रदाय के नाम पे बहुत जोश रहता है, क्योंकि आप आराम से किसी को भी, उसने जो पढ़ा नहीं है तो आप उसको जो बताओगे वो वही समझेगा। और अशिक्षा किस में ज्यादा है, पिछड़ों में और दलितों में ही, क्योंकि आपने कितना उन्हें स्कूलों में जाने दिया, कॉलेजेस में जाने दिया, तो उनको क्या करेंगे कि कांवड़ यात्रा पे हम तुमको लगा देते हैं। दूसरा है कि डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। अभी आप देखिए सुबह ही ट्विटर की तरफ से बयान आया है कि हम नहीं चाहते, हम असहमति जता रहे हैं, सरकार ने हमें कहा है कि भारत में अकाउंट्स बंद करवाओ और उनके पोस्ट बंद करवाओ, बैन कराओ, हमारी असहमति है। अब आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि इलॉन मस्क जो ट्विटर के ओनर हैं वो दक्षिणपंथी विचारधारा के माने जाते हैं। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारे किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हो जाए कि अरे इतना भी हो सकता है। दक्षिणपंथी भी इस समय आश्चर्य में, ये सारी चीजें जानबूझ के इसीलिए की जा रही है और उत्तर पट्टी इसीलिए मुद्दों की बात नहीं कर पाता है। खैर, हमारी ये चर्चा आपको आज कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमें बताइए कि 2024 के चुनाव में मुद्दे कितना प्रभाव डालेंगे। इसके साथ साथ आप मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मॉलिटिक्स।